हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 29 मई 2024 का करंट अफेयर्स। दिस इज आवर टीम। और आज हम ये 5 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो डिफरेंट जीएस पेपर के लिए हेल्पफुल होगा, यूपीएससी के लिए एज वेल एज एपीएससी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे। फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे हमने उठाया है द हिंदू न्यूज़पेपर से। वो बात करता है स्टिल नो साइन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूजन। तो ये बात करता है इक्विटी एंड इंक्लूजन का, जो सीधे सीधे हमारे सोशल जस्टिस जो टॉपिक है वो सोशल जस्टिस का पार्ट बनेगा। सोशल जस्टिस में एक सेक्शन है वल्नरेबल सेक्शंस। वल्नरेबल सेक्शन का ये पार्ट बनेगा ये करंट टॉपिक। ये बात करता है डीफ लोगों का या वैसे लोगों का जिनको हियरिंग में प्रॉब्लम होता है, हार्ड टू हियरिंग उनका प्रॉब्लम है। हार्ड टू हियरिंग कम्युनिटी वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग कम्युनिटी को बोलते हैं DHH कम्युनिटी। उनसे रिलेटेड ये टॉपिक डिस्कस करेगा। एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज। जब इनको कान से कुछ सुनाई नहीं देगा तो जो कुछ भी आप बोल रहे हो वो कैसे वो समझेंगे, समझने के लिए उनको एक साइन लैंग्वेज चाहिए। और उसको रिकॉग्नाइज कराने की जो बात चल रही है उससे रिलेटेड ये पूरा पूरा टॉपिक इंटेल करता है। तो अब इसका कंटेक्स्ट की बात हम लोग बात करते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग सिटीजन इन इंडिया। ऐसे लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। कहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब अनाउंस किया 2024 में जनरल इलेक्शन के बारे में कब होगा, मार्च में अनाउंसमेंट हुआ था। तो एक बहुत लंबा वीडियो टेलीविजन पे टेलीकास्ट हुआ, सोशल मीडिया पे टेलीकास्ट हुआ, जिसमें साइन लैंग्वेज का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं था। अगर कोई डीफ पर्सन है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग डीएचएस पर्सन है, और डीएचएस पर्सन कैसे सुन पाएगा? सुन तो पाएगा नहीं, तो उसको क्या चाहिए? साइन लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनाउंसमेंट में मिसिंग था। तो ये चीजें अगर मिसिंग हो जाएंगी तो ऐसे लोग इंक्लूड ही नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंशियल एबिलिटीज। बैरिंग बैरियर्स टू इक्वालिटी, इक्वालिटी में उनके और बैरियर्स क्या है, ये तो एक एग्जाम्पल है जस्ट, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। और क्या इक्वालिटी में, इक्विटी में बैरियर्स है? एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, राइट्स है, वो सारे हिंडर होते हैं। ट्रू इक्विटी रिक्वायर्स द डिसमेंटलिंग ऑफ दीज बैरियर्स दैट एक्सक्लूड DHH इंडिविजुअल्स। ट्रू इक्विटी रिक्वायर करती है कि ये सारा बैरियर्स जो है, जो इनको एजुकेशन नहीं मिल पाता, हेल्थ केयर नहीं मिल पाता, वो बैरियर्स को ब्रेक किया जाए। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिफनेस एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, जिसका क्या फोकस है उसको हम लोग देख लेते हैं। फोकस एंड लिमिटेशन। इट एम्ड एट प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल रिहैबिलिटेशन। मेडिकल रिहैबिलिटेशन देने की बात करता है। इट लैक्स एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर DHH इंडिविजुअल। ये एम्फेसाइज करता है कि DHH इंडिविजुअल का क्वालिटी ऑफ लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव कर दे। द प्रोग्राम कवर्स स्क्रीनिंग प्रोसीजर एंड हियरिंग एड प्रिस्क्रिप्शन बट डज नॉट मेंशन इंडियन साइन लैंग्वेज। तो सारी चीजें ये मेंशन करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना, रिहेबिलिटेशन देना, हियरिंग हियरिंग इम्पेयरमेंट देना, बट एक चीज की जो बात नहीं करता वो क्या है? साइन लैंग्वेजेस की बात नहीं करता है। साइन लैंग्वेजेस के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसका रिकग्निशन क्या है, यूज क्या है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने ISL रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में एस्टैब्लिश किया, इंडियन साइन लैंग्वेज को एस्टैब्लिश किया 2015 में। ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अभी तक नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसको रिकमेंड करता है कि स्कूल्स में इसको यूज किया जाए, बट अगर स्कूल में यूज को रिकमेंड किया गया है बट एजुकेशनल सिस्टम इसको कहाँ ही इंटीग्रेट कर पाता है। इनफैक्ट इवन इन स्कूल फॉर डीफ में भी हम लोग साइन लैंग्वेज का यूज नहीं करते। ये कितनी पैराडॉक्सियल बात है कि डीफ बच्चों के लिए हमारे पास स्कूल तो है बट वहाँ हम साइन लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहे हैं, वहाँ हम डिफरेंट तरीकों का यूज कर रहे हैं। साइन लैंग्वेज वर्सेस ओरलिज्म, वहाँ पे हम ओरल तरीकों का यूज कर रहे हैं, वहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि वॉइसेस को रीड करो, लिप को रीड करो इंस्टेड ऑफ यूजिंग साइन लैंग्वेजेस। साइन लैंग्वेजेस को प्रमोट नहीं कर रहा है। इम्पैक्ट ऑन DHS एजुकेशन, क्या इम्पैक्ट होगा? मोस्ट एजुकेटर इन डीफ स्कूल लैक ट्रेनिंग इन ISL। जो भी एजुकेटर हैं डीफ स्कूल्स में उनको ही ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगा ISL से रिलेटेड।
करंट अप्रोच प्रायोरिटाइज करता है रिहेबिलिटेशन को ओवर एक्सेसिबिलिटी को प्रोटेक्ट प्रायोरिटाइज नहीं करता। DHH स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट रादर देन हैविंग सोशल बैरियर रिमूव। सोशल बैरियर को रिमूव करने की बात नहीं करते, ये जैसे तैसे काम चलाने की बात करते हैं, अडाप्ट करने की बात करते हैं। तो जैसे तैसे काम चलाने की बात जब होगी तो इससे मार्जिनलाइजेशन जो होगा वो और बढ़ेगा, इंक्लूजन नहीं होगा, मार्जिनलाइजेशन होगा। ऐसे लोग हाशिए पे ही रह जाएंगे, किनारे पे ही रह जाएंगे। अगर हम हेड काउंट की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो ऐसे कितने लोग इंडिया में हैं? 2011 सेंसस बोलता है कि 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हियरिंग में प्रॉब्लम है इंडिया में। नेशनल एसोसिएशन ऑफ डीफ बोलते हैं कि 1.18 मिलियन मतलब 1.8 करोड़ के अराउंड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करता है कि इंडिया में 6.3 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनको हियरिंग में प्रॉब्लम होता है। अब इंक्लूजन चैलेंजेस क्या है? डिस्पाइट द हाई एंड नंबर, डीएचएच इंडिविजुअल्स रेयरली फाइंड इंक्लूजन इन एवरीडे लाइफ। वो एवरीडे लाइफ में इंक्लूड नहीं हो पाते। सिर्फ 5% डीफ बच्चे ही स्कूल अटेंड करने जाते हैं। जितने बच्चे डीफ हैं उसमें सिर्फ कितने? 5%। और वो भी उनको साइन लैंग्वेज वगैरह नहीं सिखाया जाता है, तो उनको ग्रेजुएट होने में भी काफी टाइम लग जाता है, बहुत टाइम वो लोग ले लेते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्स टू एम्प्लॉय द डीफ बट सिक्योरिंग एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स चैलेंजिंग। एम्प्लॉय करने की बात करती है बट एम्प्लॉयमेंट कहाँ ही मिल पाता है। प्रोटेस्ट इन 2020 हाईलाइटेड रिक्रूटमेंट बाइसेस फेवरिंग दोज विद लेस देन 40% हियरिंग इम्पेयरमेंट। 2020 में जो प्रोटेस्ट हुआ उससे ये पता चला कि जिन लोगों को 40% से लेस हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनको ज़्यादा रिक्रूटमेंट में तरजीह दी गई या फेवर किया गया। रिकग्निशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट ये पास हुआ जो लास्ट ईयर एपीएससी मेंस एग्जाम में आया था। मल्टीपल पिटीशन पास हुए कि आईएसएल को, इंडियन साइन लैंग्वेज को भी इसी में स्टोन वॉल कर दिया जाए, बट बार बार यही बोला जाता है कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है ना, तो इंडियन साइन लैंग्वेज के अलग से क्या जरूरी है। द लैक ऑफ रिकग्निशन डिस्पाइट सेवरल प्रोटेस्ट परपेचुएट्स मार्जिनलाइजेशन। मत मार्जिनलाइजेशन मतलब ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं। एवरीडे लाइफ ऑफ डी पीपल कैसा है? एक्सेसिबल नहीं है उनके लिए। जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अनाउंसमेंट, जहां बोलने वाली बातें हैं, अनाउंसमेंट, टीवी शो, डायरेक्शंस, है ना, हेल्पलाइन सर्विस, कुछ भी उनके लिए काम नहीं करेगा। तो ये बहुत ही एक बड़ा चैलेंज उनके लिए हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। तो भी हाउस कीपिंग आओ, बर्तन धो, झाड़ू पोछा करो, वेट स्टाफ का काम करो, डेटा एंट्री पोजीशंस करो, तो ऐसा बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी उनके लिए हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर कुछ कुछ काम उनके लिए रखता है बट वो भी बहुत थोड़ा ही काम उनके लिए रख पाता है। हेल्थ केयर एक्सेस में भी चैलेंज है। वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, बात ही नहीं कर पा रहे हैं। एक जनरल हेल्थ केयर भी वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। मेंटल हेल्थ केयर एक्सेस इज इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेन्ड लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स। Mental Healthcare Act promises mental health care for all but is not effectively implemented. Shortage of professionals. There are only 250 certified sign language interpreters in India. कितने साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स हैं इंडिया में? सिर्फ 250 ही है। देर इज नो क्लियर डेटा ऑन द नंबर ऑफ ISL ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, हाईलाइटिंग अ सिग्निफिकेंट गैप इन सर्विस। कोई क्लियर डेटा नहीं है कितने ISL ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जो ये बताता है कि गैप में काफी ज्यादा सर्विस, एक सर्विस में काफी ज्यादा गैप हो रहा है। क्या करना चाहिए? ऑफन हम लोग ये बात करते हैं, जब आंसर्स आप लिखते हो तो लास्ट में आप लिखते हो वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड लिखते हो या वे अहेड लिखते हो, व्हाट नीड्स टू बी डन, और ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है ऑफिशियल रिकग्निशन कराओ इंडियन साइन लैंग्वेज का। इनको स्कूल एजुकेशन में इंटीग्रेट करने की जरूरत है, कॉलेज में इंटीग्रेट करने की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट और DHH एजुकेटर, जो DHH को एजुकेट करने वाले लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है। फ्लुएंसी आने की जरूरत है ISL में, उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरत है। हेल्थ केयर सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट लेके आने की जरूरत है। एक्सेसिबल कम्युनिकेशन, लैंग्वेज कॉन्कॉर्डेंट केयर। DHH पेशेंट बेनिफिट फ्रॉम रिसीविंग केयर फ्रॉम लैंग्वेज कॉन्कॉर्डेंट फिजिशियन। ऐसे फिजिशियन जो लैंग्वेज साइन लैंग्वेज समझते हैं, तो वैसे फिजिशियंस उनको टेक केयर करें। रिमूविंग बैरियर फॉर DHH हेल्थ प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल को भी उनसे रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह देने की जरूरत है।
Including workforce. Inclusivity in healthcare will diversify the workforce and mainstream ISL interpreters. जो भी अच्छे हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल हैं या जो भी जरूरी हॉस्पिटल है वहाँ पे आईएसएल इंटरप्रेटर्स होने चाहिए, जो डॉक्टर से, हेल्थ केयर वर्कर से, जो ऐसे पर्सन आते हैं खासकर डीफ पर्सन, उनके बारे में वो लोग उनकी प्रॉब्लम को समझा सके। डीप प्रोग्रामिंग होना चाहिए। मीडिया चैनल शुड इंक्लूड डीप प्रोग्रामिंग चैनल विथ इंग्लिश सबटाइटल शुड एक्सटेंड टू दिस टू हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेज। जब सबटाइटल है, सबटाइटल जो है वो डीफ लोग पढ़ पाएंगे। अब डीफ लोग सबटाइटल पढ़ तो पाएंगे, तो ऐसा एक्सटेंड होना चाहिए हिंदी में और अदर लैंग्वेजेस में भी। लाइव आईएसएल इंटरप्रेटर आना चाहिए। गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट जहाँ भी हो रहे हैं वहाँ पे, इलेक्शन के अनाउंसमेंट में बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इलेक्शन के अनाउंसमेंट की वजह से ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। अटेंशन टू डीएचएस कम्युनिटी नीड्स ब्रॉडकास्टिंग फोकस, है ना, टाइमली इंटरवेंशन इनको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो डायरेक्टली डीप पे क्वेश्चन आए ना आए, डिसेबल्ड पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और बार बार आ सकता है। डिसेबल्ड बोलो, ये ज्यादा अच्छे से हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियली एबल्ड बोल सकते हैं। तो आपसे उम्मीद क्या है, आपसे उम्मीद ये है कि इस टॉपिक को आप समझिए और थोड़े बहुत जो डेटाज है और प्रॉब्लम्स है उनको आप लिखिए, और ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शन के लिए डायरेक्टली यूज किया जा सकते हैं। सेकेंड टॉपिक ऑफ द डे की तरफ पढ़ते हैं। इसमें है आसाम आईज बिग टिकट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट सीख करने की कोशिश कौन कर रहा है, आसाम। और ये आसाम ट्रिब्यून का टॉपिक है, जो जीएस पेपर 3 जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी है, और जीएस पेपर 5 जो आसाम स्पेसिफिक हम लोग बात करते हैं, उसके लिए हेल्पफुल होगा। आसाम बात ये कर रहा है कि आसाम में फाइनल स्टेज पे बातचीत चल रही है कि आसाम में एक डिफेंस कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा जिसमें कि इन्वेस्टमेंट काफी किया जाएगा। Defense sector investment plan. Assam government aims to attract investment in the defense sector, coordinating with the Union Ministry of Defense. An attractive defense corridor investment policy is in advanced stage and expected to be notified within month or two. एक दो महीने में एक डिफेंस कॉरिडोर जो है काफी आसाम में वो देखने को मिल सकता है। In the run-up to the Global Investment Summit 2024, Chief Minister Himanta Biswa Sarma is considering a dedicated conclave for the defense sector. डिफेंस सेक्टर के लिए एक डेडिकेटेड कॉन्क्लेव को कंसीडर किया जा रहा है। जो रेस्पेक्टेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज को बुला के, स्टेक होल्डर को बुला के एक नया पॉलिसी की बातचीत चल रही है। स्ट्रैटेजिक विजन दिखाया है जो आसाम में चीफ सेक्रेटरी हैं श्री रवि कोटा, उन्होंने, और श्री रवि कोटा के साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर के द्विवेदी ने ये सारा कुछ मिलके और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब को इस्टेब्लिश करने का डिस्कशन बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट से एक इफेक्टिव इकोसिस्टम क्रिएट होगा। डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री जनरेट होगी। डाउन स्ट्रीम मतलब डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड और भी इंडस्ट्रीज जो है जहाँ पे उन इक्विपमेंट्स का यूज हो सकेगा, वैसी इंडस्ट्री जो है वो जनरेट होंगी। सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा गवर्नमेंट में। आत्मनिर्भर भारत को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। जो इतना ज्यादा डिफेंस के आइटम्स हम प्रोक्योर करते हैं, बाहर से खरीदते हैं, राफेल वगैरह बहुत सारी चीजें, तो अगर हम डोमेस्टिकली बनाते हैं तो बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत हमको कम पड़ेगा। Efforts include 5 positive indigenization lists for the service, over 500 item and 4 additional lists with over 4600 item for defense PSUs. तो इतने items हमें indigenize करने हैं। 75% of the capital acquisition budget is earmarked for procurement from local companies. जो भी डिफेंस यहाँ पे होगा, जो भी हम लोग यहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए आसाम में सेटअप करने वाले हैं, अब वो उसमें क्या लगेगा, उसमें इनपुट्स लगेगा, अलग अलग छोटे छोटे इक्विपमेंट्स लगेंगे। उसमें से 75% हम कहाँ से खरीदने वाले हैं, लोकल कंपनीज से ही खरीदने वाले हैं। तो लोकल कंपनीज को भी काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन हमारा कितना है वो पहले 40,000 करोड़ हुआ करता था, अब बढ़ के 1.10 लाख करोड़ हो चुका है। डिफेंस एक्सपोर्ट भी हमारा काफी बड़ा है, पहले 1000 करोड़ ही था, बट 10 इयर्स में 16,000 करोड़ तक बढ़ा है। अगर हम 28-29 तक का एक्सपेक्टेशन का बात करें, तो हम लोग प्रोडक्शन में कहाँ तक पहुंच सकते हैं, प्रोडक्शन में सिर्फ 3 लाख करोड़ तक पहुंच सकते हैं, जो कि अभी 1.10 लाख करोड़ है। और एक्सपोर्ट में हम 50,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच सकते हैं। ये हमारा डिफेंस का प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट की बात है।
सेमीकंडक्टर प्लांट जो है जागीर रोड में लग ही रहा है। RS 27,000 करोड़ सेमीकंडक्टर प्लांट है जागीर रोड, is set to begin manufacturing by early 2026. The state government is discussing the central government to establish a township at Jagi Road supporting 1300 industry worker. 1300 इंडस्ट्री वर्कर को भी सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे टाउनशिप भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक ऑफ द डे जो हमने लिया आसाम ट्रिब्यून से। अबाउट 27 लाख कंपनीज ऑफ साइबर फ्रॉड रजिस्टर्ड लास्ट ईयर इन इंडिया। एक साल में जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह, वो बताते हैं कि 27 लाख कंप्लेन इंडिया में रजिस्टर हुए हैं एक साल के अंदर जो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड है। साइबर फ्रॉड क्या है? साइबर फ्रॉड इज अ ब्लैंकेट टर्म टू डिस्क्राइब क्राइम कमिटेड बाय साइबर अटैकर वाया द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू जो भी क्राइम करते हैं उनको हम साइबर फ्रॉड के नाम से जान देते हैं। साइबर फ्रॉड बहुत तरह का होता है ना? तो कुछ साइबर फ्रॉड के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। एक साइबर फ्रॉड को हम लोग बोलते हैं फिशिंग। जैसे कि बहुत सारा आपको ईमेल रिसीव हुआ, ईमेल में किस कोई जॉब की बात आपको कर रहा है, कोई फेक इनवॉइस आपको आ रहा है, पासवर्ड के रिन्यूअल का रिक्वेस्ट है ना? तो ये सबको बोलते हैं मलिशियस ईमेल्स। मलिशियस ईमेल को क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं, है ना? जैसे कि आप क्या करते हो, नेट अगर फिशिंग आपको करना है तो क्या करते हो, मछली को दाना डालने के लिए कुछ कांटे में लगाते हो और देखते हो कोई मछली फंसी कि नहीं फंसी। तो यही फंसने वाले लोग फंस सकते हैं। मालवेयर, मालवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर ऐसा डिजाइन है जो आपके कंप्यूटर को डिसेबल कर सकता है, डैमेज कर सकता है, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को इनएक्सेसिबल बना सकता है ना? रैनसमवेयर, रैनसमवेयर मतलब ये भी क्या है, ये भी एक तरह से एनक्रिप्ट अ विक्टिम्स फाइल, विक्टिम के फाइल को एनक्रिप्ट करने वाला मलिशियस सॉफ्टवेयर ही है। आपके डेटास को वो डेटास के ऊपर वो एनक्रिप्ट करके बैठ जाएंगे और बदले में पैसा मांगेंगे। पैसा दोगे तो ही वो डेटा रिलीज करेंगे, अदरवाइज वो डेटा रिलीज नहीं करेंगे। करंट न्यूज क्या है? राइज इन साइबर फ्रॉड कंप्लेंट। साइबर फ्रॉड कंप्लेंट खटाखट बढ़ रहा है, इंडिया में 27 लाख के आसपास पहुंच गया है। द इंक्रीज इन डिटेक्शन इज एट्रीब्यूटेड टू इनहेंस्ड विजिलेंस। विजिलेंस बहुत ज्यादा बढ़ा है, दिया गया है, इसीलिए डिटेक्शन और ज्यादा बढ़ रहा है। इनहेंस पुलिस कनेक्टिविटी, पुलिस कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। अमित शाह बताते हैं कि 99.5% ऑफ पुलिस स्टेशन आर नाउ लिंक्ड विद CCTNS। CCTNS मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट का क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है। मतलब कि क्राइम को ट्रैक करने के लिए और क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, जिसको आप जीएस पेपर 2 में भी ई गवर्नेंस के एग्जाम्पल के रूप में आप इसको यूज कर सकते हो। और इससे क्या फायदा होता है कि पुलिस स्टेशन इससे CCTNS से एक जगह से दूसरी जगह क्राइम को एंड क्रिमिनल को ट्रैक कर पाते हैं। दिस कनेक्टिविटी फैसिलिटेट वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन। इससे इन्वेस्टिगेशन इजी होता है, डेटा एनालिटिक्स आसान हो जाता है, रिसर्च, पॉलिसी मेकिंग एंड सिटीजन सर्विसेज इजी हो जाती है। मेजर्स टू टैकल साइबर फ्रॉड, साइबर फ्रॉड को टैकल करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? इन द absence of previous system to address cyber fraud, a toll free number has been introduced. पहले एक टोल फ्री नंबर दिया जा रहा था। Immediate provision have been made to freeze account upon detection of fraud cases. फ्री अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है जैसे ही फ्रॉड केसेस डिटेक्ट होता है। रीजनल कंसर्न क्या है? मिनिस्टर हाईलाइटेड द इमरजेंस ऑफ सेवरल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज हब्स फॉर ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम गैंग। मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है बहुत सारे सेवरल साउथ एशियन कंट्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल थाईलैंड, फॉर एग्जांपल म्यांमार, फॉर एग्जांपल लाओस। इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम हो रहा है। ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम, ध्यान देना, ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम, है ना? ऑर्गेनाइज क्राइम डायरेक्टली आपको पढ़ना है, साइबर क्राइम आपको पढ़ना है। अब क्वेश्चन आपको ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम से भी आ सकता है, खासकर मेंस में। शाह क्लेरिफाइड दैट व्हाइल द नंबर ऑफ रिपोर्टेड फ्रॉड cases has not increased, improved detection mechanism and the availability of toll free number have led to the spotlight on the issue। वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बट हाँ, उसका रीजन क्या है कि डिटेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, टोल फ्री नंबर आ गया है जिससे लोग रिपोर्ट कर ले रहे हैं। तो ये सब ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से केसेस ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। आगे बात करना करते हैं। फिर बात होता है इम्पैक्टफुल रिसोर्स रिस्पॉन्स टू साइबर फ्रॉड कंप्लेंट। इम्पैक्टफुल रिस्पॉन्स क्या है? जब भी साइबर फ्रॉड होता है तो किस तरह का हम लोग कंप्लेंट से क्या करना चाहिए? इंक्रीज पब्लिक एंगेजमेंट। द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट हैज लेड टू सर्ज इन कॉल
टू द डेजिग्नेटेड टोल फ्री नंबर। टोल फ्री नंबर में जो कंप्लेंट्स हैं वो पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। उसके अलावा क्या है, साइबर क्राइम्स हब्स। साइबर क्राइम्स हब्स जो है वो आ गया है। सीईओ ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C को हम क्या बोलते हैं, इंडिया, आई फॉर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। 4C यहाँ पे आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, I4C। उन्होंने बताया है कि कंबोडिया, म्यांमार, लाओस एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एक हब बन गया है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम का। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पे बात ये भी है कि जब हम बात करते हैं इन सारे कंट्रीज का, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, लाओस का बात करते हैं, तो ये लोग एक गोल्डन ट्रायंगल टाइप भी बनाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ओपियम का कल्टीवेशन ही होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल। तो पहले ये ओपियम के लिए ये चीजें, ये जगह काफी फेमस हुआ करते थे। अब ये चीजें क्या है, अब ये चीजें फेमस है आपका साइबर क्राइम के लिए भी। दिस ग्रुप्स आर इंक्रीजिंगली परपेट्रेटिंग साइबर क्राइम सच एज फाइनेंशियल फ्रॉड। डिजिटल अरेस्ट को फैला रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है कि वीडियो कॉल वगैरह करना, है ना, जो सो दैट के स्कैमर्स की डिमांड मानना है। एंड एटीएम कार्ड स्कैमिंग, एटीएम कार्ड को भी स्कैम करने का काम कर रहे हैं। I4C क्या है, I4C मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जो कोऑर्डिनेट करता है पूरे साइबर क्राइम से रिलेटेड चीजों के पूरे इंडिया में। क्या करना है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना है। I4C इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन मॉनिटरिंग एंड ब्लॉकिंग साइबर क्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्काइप अकाउंट, गूगल, मेटा एडवर्टीजमेंट, SMS हेडर, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट, सबको ब्लॉक करवाने में, रोकने में इंस्टेंटली इसका काफी बड़ा रोल है। CCTNS को और ज्यादा एक्सपैंड किया जाए। 99.5% जो हमारे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, वहां पे CCTNS है, पूरे 100% इसको कराना चाहिए, है ना। दिस इनिशिएटिव एम्स टू एनहांस पुलिसिंग कन्वीनियंस एंड इफिशिएंसी नेशन वाइड। CCTNS क्या है, CCTNS इज ए प्रोजेक्ट अंडर इंडियन गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम। सिस्टम कैसा हो, इंटीग्रेटेड। ये ई गवर्नेंस का इफेक्टिव पॉलिसी का एक एग्जाम्पल है। कब इसको फाउंड किया गया, 2009 में भी, और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर जो डायरेक्टली कहाँ आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे क्या है अपना, वाई कैन अक्यूज पर्सन इन प्रिजन कंटेस्ट पोल्स बट नॉट वोट। एक अक्यूज्ड पर्सन जो है, ध्यान देना, एक पर्सन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अक्यूज्ड, और एक पर्सन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्विक्ट। अक्यूज्ड का मतलब कि उस पे एलिगेशंस हैं, एलिगेशन है कि उसने क्राइम करा हुआ है, बट वो एलिगेशन अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, कोर्ट ने उनको सजा नहीं सुनाई है। कन्विक्ट का मतलब कोर्ट ने मान लिया है कि वो पर्सन जो है वो गिल्टी पर्सन है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्विक्ट। कोर्ट ने अगर मान लिया है तो, है ना, जब तक नहीं माना है तब तक क्या बोलते हैं, अक्यूज। तो बात अक्यूज की हो रही है। अक्यूज्ड पर्सन जो है अगर वो जेल में है, जेल में है तो वो वोट तो नहीं दे सकता, है ना, वोट नहीं दे सकता, बट इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। इलेक्शन में वोट के लिए कंटेस्ट कर सकता है। ये इस टॉपिक का थीम है, उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। ये है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह को जेल हुआ है प्रो खालिस्तानी आउटपुट के लिए, जिनका नाम था वारिस पंजाब दे। तो इसको, इसने अपना इंटेंशन जाहिर किया था कि मुझे लड़ना है इलेक्शन लोकसभा की सीट के लिए। तो इसके ऊपर हम पूरा टॉपिक समझते हैं। लीगल स्टेटस ऑफ द राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड। लीगल स्टेटस दोनों का है, राइट टू वोट को भी है और राइट टू बी इलेक्टेड के लिए भी है। दोनों को हम बोलते हैं कि दोनों ही फंडामेंटल राइट्स नहीं है, है ना, दोनों ही स्टैट्यूटरी राइट्स के कैटेगरी में ही आ रहे होते हैं। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में बात ये हुई थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, बट यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात तो हो नहीं रही है। यहाँ बात हो रही है राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन का। कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 में उन्होंने सिंपली ये बोल दिया कि राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड बोथ क्या होगा, स्टैट्यूटरी राइट। वैसे तो आप आर्टिकल 326 में डायरेक्टली पढ़ते हो, है ना, राइट टू एडल्ट सफरेज के बारे में पढ़ते हो, तो किसी किसी को डाउट हो सकता है कि सर ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हाँ, राइट टू एडल्ट सफरेज को हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलते हैं, बट यहाँ डायरेक्टली राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड, है ना। राइट टू बी इलेक्टेड मतलब इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए स्टैट्यूटरी लॉज बनाए हैं पार्लियामेंट ने, जिसको हम बोलते हैं राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। एक बना है 1950 में और एक बना है 1951 में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से ही ये दोनों की दोनों चीजें क्या हो रही होती हैं, गवर्न हो रही होती हैं।
तो ये इसीलिए इसको स्टैट्यूटरी राइट बोला गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या बोलते हैं 1951, इसका जो सेक्शन 8 है वो बोलता है कि एक पर्सन को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा कंटेस्ट करने से अगर वो कन्विक्ट हो गया। ध्यान देना, कन्विक्ट हो गया है ना, कन्विक्ट होगा तभी सर्टेन ऑफेंसेस के लिए। डिस्क्वालीफाई कितना किया जाएगा, जब से वो कन्विक्ट होगा तब से, है ना, जब वो रिलीज कर दिया जाएगा उसके 6 साल बाद तक के लिए वो इलेक्शन में डिस्क्वालीफाई रहेगा। मियर चार्जेस डू नॉट डिस्क्वालीफाई, सिर्फ चार्जेस से नहीं, जब तक एलिगेशन है तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा। और ये बात सिर्फ और सिर्फ किसकी हो रही है, कंटेस्टिंग की हो रही है, वोट देने की नहीं हो रही है। अब जो आरपीए का सेक्शन 8 है उसको चैलेंज किया गया। चैलेंज करने वाली एक एनजीओ थी जिसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन। उसने बोला कि यार ऐसा करते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन कर देते हैं, है ना, आर्ग्यूड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अपॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और फॉल्स एफिडेविट रिगार्डिंग क्रिमिनल हिस्ट्री। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अगर हो गया कि हाँ ये गिल्टी हो सकते हैं तभी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट कर सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट ने ही क्या बनाया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया है। 2016 में पिटीशन गया, एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे। वो ये नहीं बोल रहे थे कि 6 ईयर तक डिस्क्वालीफाई करके रखो, परमानेंट ही डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे कन्विक्ट पर्सन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो बात ऐसा है कि ये सब कौन देखेगा, ये सब लेजिस्लेचर देखेगा कि उसको कितने दिन के लिए डिस्क्वालीफाई कराना है, कितने दिन के लिए नहीं कराना है। एज ऑफ अप्रैल 2024 4,472 सच केसेस आर स्टिल पेंडिंग। तो केसेस का पेंडेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं राइट टू कंटेस्ट पोल्स वर्सेस राइट टू वोट के बारे में। अक्यूज्ड पर्सन इन पर्सन प्रिजन, तो अक्यूज जो पर्सन अक्यूज है, इंडिविजुअल इन प्रिजन कैन कंटेस्ट इलेक्शन इफ नॉट येट कन्विक्टेड। अगर कन्विक्टेड नहीं है तो कंटेस्ट कर सकता है, बट अगर कन्विक्टेड नहीं है या कन्विक्टेड है, कुछ भी है, तो वोट नहीं कर सकता। वोट किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं करेगा। और कंटेस्ट कब करेगा, जब कन्विक्टेड नहीं है, कन्विक्टेड है तब नहीं करेगा। ये बात ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि ऐसा ही लॉ, ऐसा ही रूल बनाया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के द्वारा। अब अमृतपाल सिंह का केस समझते हैं। अमृतपाल सिंह, हेड ऑफ वॉरिस पंजाब, दे प्लान टू कंटेस्ट द इलेक्शन। His right to contest remain valid unless he is convicted. Convicted जब तक नहीं है ये, राइट टू कंटेस्ट इसका क्या रहता है, वैलिड। ही इज बार्ड फ्रॉम वोटिंग इन द इलेक्शन, वोटिंग इसको नहीं मिलेगा। सिमिलर टू अदर एक्यूज इंडिविजुअल टू प्रिजन, जो भी एक्यूज है उसके जैसा ही इसको वोटिंग तो नहीं करने दिया जा रहा है। डिस्क्वालिफिकेशन का एक्सेप्शंस है क्या, एक्सेप्शंस भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड है उसको रिमूव भी कर सकती है और रिड्यूस भी कर सकती है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट खुद ही देता है। 2019 का एक एग्जाम्पल है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने खुद ही सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग का जो सर्विंग प्रिजन सेंटेंस है वो घटा के कितना कर दिया, 1 साल कर दिया, सो दैट कि वो बाई इलेक्शन जीत पाए, बाई इलेक्शन को कंटेस्ट कर पाए और बाद में उसको बाई इलेक्शन को कंटेस्ट करके जीते वाली बात भी हो गई। आगे की बात करते हैं। स्टेइंग कन्विक्शन ऑन अपील, a disqualified MP or MLA can contest election if their conviction is stayed on appeal। मान लो एक MP है या एक MLA है, उसको कोर्ट ने सजा सुना दी। कोर्ट ने सजा सुना दी मतलब वो क्या हो गया, कन्विक्ट। अब कन्विक्ट तो हो गया, कन्विक्ट होते ही वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, है ना, बट इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब लेकिन उसने क्या किया, इस कन्विक्ट ने हायर कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वापस से क्या कर दिया, अपील कर दिया। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने में अगर ये अपील चला गया तो वापस से ये कंटेस्ट करने लायक बन जाएगा, है ना। या तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसका पुराना कन्विक्शन पे स्टे लगा दिया तब भी ये एमपी एमएलए जो होगा वो कंटेस्ट करने लायक बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या है, इफ ए कन्विक्शन इज स्टेड रिजल्टिंग डिस्क्वालिफिकेशन कैन नॉट रिमेन। तो ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। धनंजय सिंह का एक केस था, वो थोड़ा अलग था। वहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि स्टे नहीं लगाएंगे, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं जो हमें समझने हैं। आगे की बात करते हैं। बार अगेंस्ट द राइट टू वोट फॉर कन्फाइंड पर्सन,
सेक्शन 62 ऑफ द आरपी एक्ट क्या बोलता है? सब क्लॉज 5 स्टेट्स दैट नो पर्सन कैन वोट इफ दे आर कन्फाइंड इन प्रिजन और लॉफुल पुलिस कस्टडी। कोई भी पर्सन को वोट नहीं कर सकता है जब तक वो जेल में है या लॉफुल पुलिस कस्टडी में है, एक्सेप्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन में जेल में गया है उसको अलाउड है कि वो वोट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है? सुप्रीम कोर्ट 1997 में बोलती है अंकुल चंद्रा प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये बात को सही ठहराती है कि चलो कोई अगर जेल में है तो वो क्या नहीं कर सकता है, वो वोटिंग नहीं कर सकता है। कोर्ट ने क्या बोला, वोटिंग क्यों नहीं कर सकता है? कोर्ट बोलती है कि देखो वोटिंग राइट है, मेयर स्टैट्यूटरी है तो नहीं करेगा। रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, कौन लेके जाएगा इनको, जो भी प्रिजनर्स हैं इनको वोट दिलवा के लिए लेके आएगा, इतना मैन पावर और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लाएंगे? कंडक्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन, प्रिजनर जो होते हैं उनको मूवमेंट का, स्पीच का, एक्सप्रेशन का फ्रीडम इतना है नहीं, तो वोट दिला के ही क्या होगा उनको? इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तो क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों को उससे दूर ही रखना अच्छा है। और रिसेंट रिलायंस 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला कि अगर जो भी प्रिजनर है उनको वोटिंग राइट नहीं है तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है ना? तो आई होप दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, प्रीलिम्स के मैटर से भी दोनों चीजें काफी यूजफुल थी। आज हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक ऑफ द डे जो है डेंजर फ्रॉम लैंडस्लाइड। इसमें लगातार यूपीएससी ने खूब क्वेश्चन पूछे हैं, जीएस पेपर 1 में भी पूछे हैं, जीएस पेपर 3 में पूछे हैं, और एपीएससी कहाँ पूछ सकती है? जीएस पेपर 5 में पूछ सकती है, नॉट 4 रादर 5। अब हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस का, ये टॉपिक है साइक्लोन रेन ट्रिगर्ड लैंडस्लाइड इन द नॉर्थ ईस्ट स्पॉटलाइट्स नीड फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस टू मल्टी हजार्ड डिजास्टर। About 30% of India's area spread over 15 states and 4 union territories is prone to landslide। बात हो रही है लैंडस्लाइड की, है ना? और लैंडस्लाइड की बात हो रही है साइक्लोन के चक्कर में। साइक्लोन जो है अभी पूरा वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को परेशान किए हुआ है, और उसके टाइम पे जो फ्लडिंग होता है, जो आंधी आती है, वो तो आती है, लैंडस्लाइड भी ट्रिगर होने लगता है, उसकी हम बात करेंगे। साइक्लोन का नाम क्या है? रेमल। साइक्लोन रेमल जो कहाँ इनिशिएट हुआ? बे ऑफ बंगाल में। रेमल का मतलब होता है सैंड अरेबिक में। इसका नाम इस बार किसने रखा था? ओमान ने। जो भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की कंट्री है, रीजनल कंट्रीज, वो बारी बारी से नाम रखती हैं, तो इस बार नाम रखने का काम किसका था? ओमान का था। अब हम साइक्लोन रेमल के बारे में पढ़ते हैं। 6 फैटलिटीज रिकॉर्ड करी गई वेस्ट बंगाल में। 27,000 हाउसेज डैमेज हो गए कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में। नॉर्थ ईस्ट भी काफी ज्यादा अफेक्टेड हुआ हेवी रेनफॉल से। मेघालय में, मिजोरम में, असम में, नागालैंड में लैंडस्लाइड हुई। 30 डेथ्स रिपोर्ट भी किए गए हैं ना, और मिजोरम में काफी डेथ रिपोर्ट किए गए हैं। अब हम बात करते हैं आईएमडी वार्निंग एंड वल्नरेबिलिटी। आईएमडी की वार्निंग क्या कहता है? आईएमडी ने वार्न किया था कि हेवी रेन होगा नॉर्थ ईस्ट में, इंटायर रीजन में होगा, सिक्किम में भी होगा, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में भी होगा, और इन रीजन में लैंडस्लाइड भी हो सकता है। पहले भी ऐसे साइक्लोन आए लाइक लाइक आलिया, और बहुत सारा लैंडस्लाइड हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। आईएमडी क्या है? आईएमडी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। कब फॉर्म हुआ था? 1875 में फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर क्या है? मौसम भवन जो है लोधी रोड में, ये इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स में ऐसे इंफॉर्मेशन आते हैं, इनको भी ध्यान रखने की जरूरत होती है। लैंडस्लाइड क्या है? लैंडस्लाइड टिपिकली एक मेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस 1 ज्योग्राफी, जीएस 3 डिजास्टर मैनेजमेंट, और जीएस पेपर 5 आसाम स्पेसिफिक पेपर में इसको पूछा जा सकता है। लैंडस्लाइड आर सडन मूवमेंट ऑफ रॉक, बोल्डर्स, अर्थ और डेब्रीज डाउन अ स्लोप। एक स्लोप से, एक पहाड़ से नीचे की तरह अगर ऐसा कुछ मिट्टी और बाकी पत्थर वगैरह खिसक के आ रहा है तो उसको लैंड क्या बोलेंगे? स्लाइड। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? अकर्स व्हेन द पुल फ्रॉम ग्रेविटी एक्सीड द स्ट्रेंथ ऑफ जियो मटेरियल। ग्रेविटी का पुल जो है वो एक्सीड कर जाए, जियो मटेरियल एक दूसरे को बांध के रखा हुआ उससे ज्यादा, तो स्लोप से, ये माउंटेन से ये डेवरीज नीचे आने लगता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड। क्या क्या कॉज होता है? तो कॉज में नेचुरल फैक्टर होता है, टेरेन, है ना, प्राइमरली अकर इन माउंटेनियस टेरेन विद सुटेबल कंडीशन ऑफ सॉइल, रॉक, जियोलॉजी एंड स्लोप। स्लोप अगर हाई है, उसका सॉइल और रॉक अगर लूज है, तो वहां पे लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ते हैं।
हेवी रेनफॉल जैसे होगा तो पानी जो होगा ये मिट्टी सैचुरेट कर जाएगी वाटर से, और वहां लैंडस्लाइड ट्रिगर होता है। अर्थक्वेक होने से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिगड़ने के चांसेस होते हैं, लूज हो जाता है रॉक्स, और वहां भी लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहता है। स्नो मेल्टिंग, जब स्नो मेल्ट होता है तो उस वाटर से वाटर जो है पुश करता है लैंड वगैरह को, और वहां भी लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं। और फ्लडिंग, फ्लडिंग के केस में तो ये नेचुरल फैक्टर आपको एज इट इज याद रख लेने हैं, एग्जाम में डायरेक्टली लिख पाओगे। एंथ्रोपोजेनिक मतलब लोगों की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, इंसान की वजह से। एक्सकेवेशन एंड कंस्ट्रक्शन, हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं बिल्डिंग्स को, रोड्स को, तो इसके वजह से नेचुरल स्लोप जो होता है पहाड़ों का, माउंटेन्स का, वो बिगड़ जाता है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट दिए, पेड़ काट देने से सॉइल क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया, एयरपोर्ट बना दिया है ना, रेलवे ट्रैक बना दिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। ओवर ग्रेजिंग है ना, वहां पे मान लो पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे, और हम लोगों ने पशु पौधे बुला के उनको खाली करवा दिया, तो वहां भी सॉयल लूज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये तो हो गए क्या क्या रीजंस हैं। अब हम बात करते हैं लैंडस्लाइड की वल्नरेबिलिटी क्या क्या है इंडिया में। तो आपको ये मैप देख के आप याद रख सकते हो, मेजर लैंडस्लाइड जो 2015 से 2022 में हुआ है, नॉर्थ ईस्ट रीजन पे खासा कर फोकस किया गया है, इसको आप समझ सकते हो। तो स्टेट सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड कहाँ देखने के लिए मिले हैं, केरला में देखने के लिए मिला है। केरला में देखने को मिले हैं, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर में, है ना। तो इन सब एरिया में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड आपको देखने के लिए मिला है। 13% ऑफ इंडियाज लैंड मास, इंडिया में जितना लैंड पास है उसमें 13% प्रोन है लैंडस्लाइड, वहां लैंडस्लाइड होने के चांसेस काफी ज्यादा है, जो 15 स्टेट में है और 4 यूटीज में है। 42% वल्नरेबल एरिया इन नॉर्थ ईस्ट विच इज मोस्टली हिली आल्सो प्रोन टू अर्थक्वेक। नॉर्थ ईस्ट में कितना परसेंट, 42। बिटवीन 2015 एंड 2022 378 मेजर लैंडस्लाइड रिकॉर्ड किए गए हैं इन 8th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, कॉन्स्टिट्यूटिंग 10% ऑफ ऑल मेजर लैंडस्लाइड इन इंडिया। मिटिगेशन एफर्ट क्या है, एनडीए में कोलेबरेटिंग विद जीएसआई एंड अदर एजेंसीज टू मैनेज लैंडस्लाइड रिस्क। एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लैंडस्लाइड रिस्क को कम करने का काम करती है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, 1851 में एस्टेब्लिश हुआ है ना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है, डिजास्टर को रोकने के लिए इंडिया में हाईएस्ट बॉडी है, कि अगर कुछ भी ऐसा नेचुरल इवेंट होता है तो डिजास्टर को प्रिवेंट किया जा सके, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से आता है तो स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाता है। नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाया गया था 2009 में, जिससे कि वल्नरेबिलिटी मैपिंग, जो जो एरिया वल्नरेबल है उसको मैप किया जाए, फिर वहां अर्ली वार्निंग लगाया जाए, माउंटेन में जोन लगाया जाए, उनका रेगुलेट किया जाए, ये सारी बात की गई। डिस्पाइट एफर्ट मच वर्क रिमेन्स टू बी डन टू मिटिगेट लैंडस्लाइड, एफर्ट हुआ है बट अभी काफी वर्क अभी बचा है करने के लिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है, डिप्लॉय डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ट्रायल बेसिस पर अर्ली वार्निंग सिस्टम को डिप्लॉय करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोकेशंस में रेनफॉल का फोरकास्ट करना आईएमडी के द्वारा जरूरी है, कंबाइंड डेटा मिले, रेनफॉल प्रोडिक्शन कंबाइंड विद सॉइल एंड टेरेन इंफॉर्मेशन टू एक्सेस लैंडस्लाइड। रेनफॉल का डेटा और सॉइल और टेरेन कैसा है, दोनों डेटा मिलेगा तो लैंडस्लाइड को प्रिडिक्ट करने में थोड़ा आसानी होगा। नागालैंड अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा रहा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, है ना, कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। करंट लोकेशंस क्या है, सिक्किम में 2 लोकेशन में, उत्तराखंड में, केरला में ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है। अर्ली वार्निंग सिस्टम कोलेबरेशन, आईआईटी मंडी यहाँ कोलेबरेट करने करेगा। फंक्शनलिटी ऑफ रेनफॉल बेस्ड वार्निंग, रेनफॉल बेस्ड वार्निंग मतलब एडवांस प्रिडिक्शन, रेनफॉल थ्रेशोल्ड, रेनफॉल बहुत ज्यादा है ना, तो भी अर्ली वार्निंग वहां पे ट्रिगर, वार्निंग ट्रिगर होनी चाहिए। सस्टेन्ड रेनफॉल, अगर रेनफॉल सस्टेन्ड है वीक्स के ऊपर, है ना, तो भी सॉइल बहुत लूज हो जाएगा और वहां से लैंडस्लाइड हो सकता है। अगर वीक्स नहीं भी है बट क्लाउड बर्स्ट है, तो क्लाउड बर्स्ट में भी लैंडस्लाइड खटाखट हो सकता है। ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, लोगों का रिस्क बढ़ जाएगा, है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंट विदाउट माइंडफुल रेगुलेशन एक्सजरबेट लैंडफुल लैंडस्लाइड। ह्यूमन एक्टिविटीज अगर बहुत ज्यादा है, होटल्स बन रहे हैं, है ना, घर बन रहे हैं, उससे रिस्क बढ़ता है। कैरिंग कैपेसिटी, हर माउंटेन का अपना एक कैरिंग कैपेसिटी, उससे ज्यादा वहां कंस्ट्रक्शन कर दिया जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये एक अच्छा कीवर्ड है जो आप एग्जाम में लिख सकते हो। रेगुलेशन, रेगुलेट करने की जरूरत है कि कितने कितने टूरिस्ट वहां जाएंगे, है ना, कितना ही होटल बन सकता है, होटल की हाइट क्या हो सकती है, ये सब रेगुलेशन करने की जरूरत है। और साथ में सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल काम करने की
ज़रूरत है। आई होप ये जितना भी टॉपिक्स है वो आपके समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।